नमस्कार दोस्तों। तिरंगे का क्या रंग होता है? सफेद, हरा और केसरिया। हमारे सामने, हमारे साथ तीन ऐसे किसान बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। हरा, सफेद, केसरिया, तीनों की पगड़ी का रंग देखेंगे तो वही रंग है जो तिरंगे का रंग है। वही तिरंगा जो इस देश का आन बान शान का प्रतीक है। हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का, हमारी ताकत का प्रतीक तिरंगा। तिरंगे का वो तीन रंग इनकी पगड़ियों में है। और ये किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, सड़क को रोक कर बैठे हैं। तो जरा इनसे समझते हैं क्यों बैठे हैं, कब तक बैठे हैं और तिरंगे के मायने। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? उत्तराखंड से हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, उत्तराखंड। हाँ जी। तो कब से यहाँ बैठे हैं आप? आज 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए। तो कहाँ बैठते हो? उधर रहते हैं रोड साइड में? रोड साइड में बैठे। कहाँ सोते हैं रात में? ट्रॉली के नीचे। ट्रॉली के नीचे। ट्रॉली के नीचे सोते हैं। 16 दिन से ट्रॉली के नीचे सोते हैं। तो आपने पगड़ी का रंग हरा रखा है, इनकी पगड़ी का रंग सफेद है, उनका केसरिया है। तो तिरंगे का रंग है। तो आप लोगों ने तय करके यहाँ बैठे हैं या? तय क्यों, ये तो अपनी अपनी जरूरत को बैठे हैं। अच्छा। हाँ। बीच में अगले वक्ता तो आप कहाँ के हैं और कब से हैं यहाँ? बरेली है। बरेली से। हाँ। आपने क्या बताया? उत्तराखंड। आप उत्तराखंड में कहाँ? खटीमा। खटीमा से हैं। ये बरेली। आपका क्या नाम है? धर्म सिंह। धर्म सिंह। ये बरेली से है, ये खटीमा से है। और आप कहाँ से हैं? हम बरेली से। आप भी बरेली से हैं। आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह। उन्होंने अपना नाम लिखवाया। आप कब से हैं यहाँ? हमें हुए 10 दिन। 10 दिन से हैं। आप कहाँ सोते हैं रात को? ट्राली के नीचे सोते हैं। अगले वक्ता हमारे तो ये सब वो किसान हैं जो यहाँ ट्रॉली के नीचे सोते हैं। सबका, इनका खटीमा, इनका जहाँ बरेली से आए वहाँ घर मकान होगा, परिवार होगा। लेकिन यहाँ चूंकि किसान आंदोलन का हिस्सा है और ट्रॉली है सड़क के किनारे, ट्रॉली, जितनी ट्रॉली है उससे कई गुना ज़्यादा किसान हैं। तो कुछ किसान ट्रॉली में सोते हैं, कुछ किसान ट्रॉली के नीचे सोते हैं, कुछ किसान खुले आसमान के नीचे भी कंबल ओढ़ कर सोते हैं। तो धर्म सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की। 80 साल। आपकी? 77 साल। 70 साल। और आपकी? 65। अच्छा, 65, 77 और 80। 80 साल की उम्र में आप घर छोड़कर यहाँ ऐसे सड़क पर, हाईवे पर क्यों बैठने आ गए? इतने युवा, इतने लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप गांव में रहते? क्यों गाँव में रहते? हम अपना हक लेना है। एक एक करके बात करते हैं। अपना हक लेना है। तो क्या हक लेने आए? हक जो काले कानून उन्होंने लाए और हटावे। तो हक लेने के लिए इतना युवा है ना, आपके घर परिवार के लोग हैं, हजारों लोग हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप वहाँ रहते, वहाँ से देखते, आप क्यों यहाँ आ गए? बूंद करके समुद्र बहता है, बूंद बूंद करके समुद्र बहता है। एक ना आता तो कैसे आदमी ये जुड़ते इतने, एक एक भी ना आता तो ये सब इकट्ठे हो गए हैं तो जुड़ेंगे। अब मोदी ने क्या करा है किसानों के लिए? खेती सब बेच दी और रेलगाड़ी बेच दी। रखा क्या इसने? बिजली बेच दी। ऐसा नहीं है, रेलगाड़ी कोई बेच दिया ऐसा तो है नहीं। कुछ अफवाह फैला के आपको गुमराह भी किया जा रहा है। गुमराह नहीं है, सब कोई बेच दिया है, कोई नहीं रखा। तो हम ये कह रहे हैं, आपने बताया 77 साल आपकी उम्र है। यही सवाल जो इनसे धर्म सिंह जी से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस उम्र में, कोरोना है, यहाँ कोरोना का खतरा है, तबीयत खराब हो सकती है, इतनी ठंड है। को नहीं है, हमारे लिए ये मोदी के है। कोरोना करना कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़नी तो कोरोना हो गया, मंदिर बनाना तो कोरोना हो गया। ये सब बहाने हैं, कोई कोरोना कराने बहाने हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी ठंड है, शिमला की तरह ठंड पड़ने वाली है, 3 डिग्री ठंड पड़ रही है, अभी तो धूप है इसलिए बैठे हैं। इतनी ठंड में जान जोखिम में डालकर 80 साल की उम्र में यहाँ क्यों आए? मैं ये कह रहा हूँ। हमें ठंड नहीं लगती, हमें तो गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? जितना चल मोदी सरकार की जड़ा ना कटिया गई उन्हें चल गर्मी ही रहेगी, ठंडे नहीं पड़ेंगे। तो इतना जोश इस उम्र में कैसे है? जो सरकारें बैठे हमें जान देने कुर्बानी देने तैयार है। नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है कि कुर्बानी देना पड़ेगा? क्यों और क्या है? सरकारें क्यों बैठे फिर? हक नहीं दे रहे हमारे।
नहीं, वो मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग कानून पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो इतना बढ़िया कानून बनाया वो भाषण भी दे रहे हैं, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। बनाया उन्हें क्या कानून वधिया बनाया उन्हें, क्या कानून वधिया बनाया उन्हें, क्या देश कि क्या वधिया कानून बनाया है, काले कानून पछाण टावे वधिया देश कुछ नहीं बनाया उन्हें, देश बेच के आ उन्हें, ये वधिया कानून है, देश बेच बैठा हो, ये बहुत वधिया कानून है। वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उससे आप अच्छी फसल कर पाएंगे, आपको अच्छे उपकरण मिलेंगे, आपकी मंडी खुलेगी, आप बाहर जाकर उत्तराखंड, पीलीभीत, बरेली और खटीमा से आप महाराष्ट्र में जाकर फसल बेच पाएंगे, आपको प्राइवेट कंपनी अच्छी कीमत लेगी। हमें ऐसी कंपनियों की नहीं जरूरत, हमें नहीं जरूरत है ऐसी कंपनियों की। आप क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं, क्या जैसे ये इन कानूनों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताइए धर्म सिंह जी कि अगर जैसे अभी सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव दिया, किसान नेता कहेंगे कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा, तो फिर ये दोनों तरफ से खूंटा गाड़ के यहीं अड़े रहेंगे, तो ये तो पता नहीं कब तक कैसे चलेगा। जितना देर चलेगा चलाएंगे, हाँ चाहे 10 साल चले चाहे 2 साल चले, जितना देर चले जारी चलाएंगे, जिन्होंने ने काले कानून वापस नहीं लूंगा हमें जारी चलाई रखेंगे। काले कानून वापस नहीं होंगे, यहाँ से खूंटा नहीं खेड़ेंगे। जोश है। आपकी भी सुनते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं? काले कानून जितना चिर वापस मोदी जी नहीं करता उतना चिर यहाँ ऐसे डटे रहेंगे, लोहे का खूंटा गाड़ देंगे। भाई ये जान ले, हम इतनी संख्या है लाखों में, मोदी जी बात मान जो तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो आप भी पछताएंगे। टाइम आने वाला है पछताने वाला, आपके हाथ से टाइम निकल गया तो उससे ज्यादा पछताएंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं अनूप सिंह हूँ और तकोनिया से आया हूँ, तहसील नगासल, गांव रायपुर और जिला खीरी लखीमपुर। आप कहाँ से आए? लखीमपुर खीरी। ये बहुत ही तो बात है। ये क्या लगता है कि क्या रास्ता निकलेगा? कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? इतनी चीजें मोदी जी खुद घुटने टेक के आएंगे, रास्ता निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। मोदी जी, आप कहते हैं मोदी जी पढ़ा लिखा, कहता है अभी आपने कानून पढ़े नहीं है। मोदी जी से हमारे नौजवान ज्यादा पढ़े हुए हैं। जो कानून मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी को नहीं पता, उस कानून के बारे में हमारे नौजवानों को ज्यादा पता है। आने वाले समय में मैं इसलिए ये कहता हूँ मोदी जी कानून को समझ ले, हमारे किसानों से आके बातचीत बीच में बैठ के करे, समय है कि हमारे किसानों के अंदर बैठ के बात करे, हमारे किसानों से कि आके कैसे भी मेरे से गलती हो गई है। लेकिन अभी मोदी जी मन की बात कर चुके हैं। अभी 25 दिसंबर को देश के किसानों से वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं और उसी दिन किसानों का जो 6-6 हज़ार रुपया है वो भी 18,000 करोड़ जाएगा। प्रधानमंत्री कहते इतने किसानों को पैसा दिया जा रहा है, 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, किसान के लिए बहुत तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन आप लोग एकदम मानने को ही तैयार नहीं हो। मोदी 6,000 रुपया कहाँ से दे रहा है? मोदी जी ये बताइए आप पहले। सरकार के खजाने से। सरकार के खजाने दे रहा है, हमारा गला घोट के दे रहा है। हमारा धान 1868 का रेट जो हमारा 1,000 में बिका है, हमारा गला घोट रहा है कि अपने पास से दे रहा है। हमें 6,000 नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं 6,000 चाहिए। मुझे हमारा रेट पूरा मिलना चाहिए हमारी फसल का। हमें फसल की रेट चाहिए हमको। गन्ने का रेट हमारा साल भर हो गया, पैसा भी नहीं मिला। पिछले साल का हमारी सरकारी मिल का 1 महीना 10 दिन की पेमेंट अभी रुकी है सरकारी फैक्ट्री का, आपको बताएं। और हमारे धान का रेट नहीं मिल रहा है। हम मोदी जी को क्या कहें, उसका 6,000 पर रुके हुए हैं। 6,000 की मुझे जरूरत तो नहीं है। लेकिन ये बताइए, आपका नाम फिर से पूछ रहा हूँ। मेरा नाम टहल सिंह है। ये बताइए कि आपको हो सकता है 6,000 की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन बिहार, यूपी, दूसरे राज्य में, बंगाल में, दूसरे राज्य में बहुत ऐसे गरीब किसान हैं जिनके लिए 6,000 तो क्या 1,000 भी बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए आप लोग हो सकता है थोड़े समृद्ध किसान हो। यही बीजेपी के नेता कहते हैं इतने ट्रैक्टर्स हैं, ये देखिए युवा शानदार जींस और ये रिबॉक के कपड़े में हैं, शानदार जैकेट पहने हुए हैं। तो आपकी आपकी स्थिति में, एक मिनट सुन लीजिए, आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर है उन गरीब किसानों से जिनके लिए 6,000 क्या 600 भी मैटर करता है। तो आप कह रहे नहीं चाहिए। आप ये बताएं, अगर गरीब है, छोटे से छोटा किसान है, 1 एकड़ वाला भी किसान है, 1 एकड़ का भी किसान है, उसका 20 क्विंटल गेहूँ होता है।
अगर उसका 20 क्विंटल का रेट पूरा मिल जाए गेहूँ का, 40 क्विंटल धान होता है 1 एकड़ में, उसका रेट पूरा मिल जाए उसको 6,000 क्या मैंने रखता है। 6,000 कोई बड़ी बात नहीं है। 6,000 क्या, उसको 1 एकड़ वाले को पूरा रेट मिल जाए, उसको 6,000 की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं ये बता रहा हूँ। ये 1 एकड़ वाले खेत वाले का गन्ने का रेट पूरा पैसा मिल जाए टाइम से, उसकी रोटी रोजी टाइम से चल जाए, उसको वो चाहिए कि 6,000 रुपया चाहिए। 6,000 रुपया किसी किसान को नहीं, किसी गरीब को नहीं चाहिए। लेकिन बिहार में और दूसरे राज्यों में, यूपी में बहुत ऐसे किसान हैं, सीमांत किसान बोला जाता है, छोटे किसान होते हैं, 1 एकड़ भी कई बार उनको नहीं है, और 1 एकड़ में इतनी फसल होती है कि वो अपना परिवार का भी पेट नहीं पालते। तो सरकार अगर उन लोगों को पैसा दे रही है, उनकी ज़रूरत है। अगर एक बात है, जो मतलब ये उनकी मंडी सही होती, उनकी मंडी सही होती तो उनका इतनी हालत खराब नहीं होती उनकी। मैं बिहार में जाकर देख आया हूँ, ज़मीनें सारी उनकी बेचारों की पानी के बिगड़ पड़ी हुई हैं, उनको पानी बोर नहीं लगा के, पानी के साधन कोई नहीं है। बिहारी वो पंजाब में आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, बिहार का लोग वहाँ, उनको अगर रेट मिल जाए फसल का तो अपनी खेती करेंगे कि यहाँ आएंगे। ये बताएं पहले। ये बहुत अहम बात इन्होंने कही कि ये सच है कि बिहार में मंडियां नहीं है। 2006 में ही एपीएमसी खत्म हो गया, और वहाँ 1 एकड़ क्या 2 बीघे वाला, 4 बीघे वाला भी किसान मजदूर की स्थिति उसकी होती है। पहले भी मैंने वीडियो में कहा, उनके बेटे 8-10 हज़ार में दिल्ली में गार्ड की नौकरी करते हैं। तो इनका यही कहना है कि पहले वहाँ की स्थिति सुधारो। कुछ किसानों ने मुझसे कहा कि अगर लगता है कि बिहार के किसान बेहतर कर सकते हैं, करते, तो शायद वो स्थिति नहीं आती कि बहुत सारे लोग मजदूर बनकर वहाँ से पलायन करते। यही इनका तर्क है। आप क्या करते हैं? आप जैसे ड्रेस को देखकर ही वीके सिंह कहते हैं किसान नज़र नहीं आते कपड़ों से वहाँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं तो जींस वाले और इस तरह के जैकेट वाले ये समृद्ध किसान हैं। मेरा नाम जेपी सिंह है और मैं खटीमा से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। अभी आपने कहा, अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अभी बात कर रहे थे आप क्या करते हो? मैं फार्मर भी हूँ और मैं बिजनेसमैन भी हूँ। अभी आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो गन्ने की खेती आज भी हो रही है। उत्तराखंड में क्या, हर स्टेट में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो शुगर केन की है। शुगर केन की आज अगर आप धरातल में जाके उस चीज़ को चेक करेंगे तो ट्रॉलियाँ हमारे सर्विस जो सेंटर्स हैं जहाँ तुलती हैं वो वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। गन्ना सूख रहा है, उठाने वाला कोई नहीं है। अगर वो पर्ची तुल जाती है, गन्ना तुल जाता है, उसकी पेमेंट 1 साल बाद हमें वापस मिलती है। और जो किसान कर्ज लेता है बैंक से, उस पर 1 दिन भी डिले हो जाता है तो उस पर ब्याज लगता है। और जो हमारा गन्ना सप्लाई होता है, एक तो गन्ना सूखता है और उसके ऊपर जो फैक्ट्री की 1 साल बाद जो पेमेंट देती है उसका ब्याज किसको, कहाँ मिलेगा हमें? ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यही चीज़, अभी तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम शुगर केन ना लगाएं, हम गेहूं लगाएं, हम धान लगा ले लें। कई किसानों ने गन्ना लगाना। अच्छा ये बताइए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी तो हो सकता है कि पंजाब हरियाणा के किसान गेहूं और चावल धान ज़्यादा लगाते हैं, तो कहा जा रहा है गेहूं और धान की ज़रूरत जितनी नहीं है उससे ज़्यादा उपज हो रही है। उतना गेहूं और धान भारत के सरकार के एफसीआई के गोदामों में इतना भरा हुआ है कि अगर वो सब और खरीदने लगे तो पता नहीं हज़ारों गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार कहती है कि आप दूसरी फसल की तरफ आकर्षित होइए, दलहन तिलहन पैदा करिए, और ऐसी फसल जो कैश क्रॉप हो जिससे आपकी स्थिति बेहतर हो और उनकी ज़रूरत हो, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाए। आप उसी गेहूं और धान पर अटके हैं क्योंकि वो आसान लगता है और वो फसल करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शायद और रास्ते खुलेंगे। अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते, कुछ भी लगाते हैं, तो उनको कहाँ जाके बेचेंगे? जो मंडी खुलेगी, प्राइवेट मंडी आएगी, हैं? प्राइवेट मंडी आएगी, वहाँ बेचिए। कहाँ? अरे आए तो पहले कुछ दिखाए। अभी जो हम मतलब कि लगा रहे हैं उसी का ना तो हमें रेट मिल रहा है, जो हम इस टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, ना तो उसका रेट मिल रहा है, ना टाइम से पैसा मिल रहा है। अब नई चीज़ ला के खड़ी कर दीजिए। पहले कुछ एग्जाम्पल तो हो, पहले हमें कुछ बताया तो जाए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। भाई अभी कानून बना है, एग्जाम्पल का मौका तो दीजिए। उसके पहले आप लोग धरना दे रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो नहीं होने वाला है वो बताकर कि 2 साल बाद ये होगा, 4 साल बाद ये होगा, कहकर डराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी तो ना बहुत कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही मैं आऊँगा मैं किसानों के कर्ज माफ़ कर दूंगा। क्या हुए कर्ज माफ़? कर्ज माफ़ हुए। नोटबंदी के टाइम में जियो फ्री ऑफ कॉस्ट सिम बेचा गया
ऑल ओवर इंडिया 1 साल तक लोगों को तनख्वाह दी गई, ऑफिसेज बने गए, ठीक है, और उठा के जियो के कर्ज माफ कर दिए गए। वो कर्ज कहाँ से माफ किए? हमने टैक्स भरा है, लोगों ने टैक्स भरा है, हमारे तो कर्ज माफ नहीं हुए, कॉर्पोरेट के कर्ज माफ हो गए। अडानी जाके क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयले की खान मिलती है, उसको लोन दे दिया जाता है, और हमारी पेमेंटें ही नहीं मिल रही हैं। चलिए, तो ये शिकायत है बहुत सारे किसानों की, गन्ना किसानों की, खास तौर से यूपी और दूसरे राज्यों में भी, कि गन्ना किसानों के हजारों करोड़ सरकार पर, गन्ना मिलों पर बकाया है और उन्हें फसल की कीमत नहीं मिलती है। एक बार फिर वही तस्वीर, हरा, सफ़ेद, केसरिया, भारत के तिरंगे की तस्वीर, तीनों की पगड़ी में है, और ये बीच वाले बुजुर्ग, इनका परिचय कराया, 80 साल के हैं। आखिरी में पूछता हूँ कि अगर 3-4 महीने बैठना पड़े तो घर से ये सब कह के आए आप? हम 1 साल बैठेंगे, 3 महीने कुछ नहीं, 10 साल तक बैठांगे। सरकार बदल जाएगी तो चले जाएंगे, सरकार आज बदल जाए तो हाँ, आज ही चले जाएंगे। जिन्हें चले बदल जाएंगे उन्हें नहीं जाएंगे। मारिया मंगा आज दे रहे, आज चल जाएंगे। नहीं तो मान लो हाँ। जब तक जो सरकार की डेट है उस तक हम रहेंगे, तब तक बैठेंगे। हाँ, आज 6,000 रुपए जो सरकार किसानों को देने जा रही है, उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। अंबानी, अडानी और इन उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, उस पर तो कभी चर्चा नहीं हुई। ये 6,000 रुपए हमें भीख दे रहे हो, अंबानी अडानी को क्या दिया? 3.5 लाख करोड़ माफ, 2200 करोड़ बाबा रामदेव के माफ। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, केवल इन बिलों के कारण किसान बिकेगा नहीं 6,000 रुपए में। तो देखते हैं किसान की अलग-अलग, किसानों की अलग-अलग राय आपने सुनी, और यही वो हाईवे है जिसे किसानों ने बंद कर रखा है, और दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला यह हाईवे पूरी तरह से बंद इसलिए किया किसानों ने, क्योंकि इनका कहना है कि उत्तराखंड और यूपी से अलग अलग ज़िलों से जो किसान इस धरना स्थल पर आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनकी ट्रॉली जब्त की जा रही है। तो अब हाईवे को रोककर यहाँ लंगर भी चलने लगा, कई दर्जन भर ट्रैक्टर ऐसे बीच में हाईवे पर लगा दिए गए हैं। ताश भी खेल रहे हैं युवा, हुक्का भी चल रहा है। जो लंगर सड़क के उस तरफ चल रहा था, वो सारे लंगर वाले भी इस साइड आ गए हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के लोग हैं, और यूपी और उत्तराखंड से अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग हैं। देखिए सरदार जी जा रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए उत्तर प्रदेश, यूपी। इधर रोशनी आनी चाहिए चेहरे पे। तो आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। हाँ, अपने रामपुर जिला, बिलासपुर तहसील। कब से हैं आप यहाँ? 12-13 दिन हो गए हैं। कहाँ रहते हैं? ये अपने तंबू में ऐसे पुलियों का जुगाड़ बना रखा जी। देखा ही आपने कि नहीं देखा? हाँ, नीचे सोते रह रहे हैं, कोई वैसे कपड़े तान के बैठे हैं, देख ही रहे हो। हाँ जी, ये तो बाबियों की धन्यवाद है जो लंगर चल रहा है। तो दुनिया ये तो बहुत मुश्किल है ठंड में रहना बच्चों को। किसानों का जो प्रदर्शन और धरना है, इसमें बहुत बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका लंगर चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों का, गुरुद्वारों का है, जो यहाँ इनके लिए लगातार इंतज़ाम करते हैं। खाना पीना से लेकर हर ज़रूरी सुविधा वो मुहैया कराते हैं, ताकि किसान यूँ यहाँ तमाम मुश्किलों के बीच बैठे रहें। और मैंने बार बार कहा है, बहुत ठंड पड़ने लगी है, अभी तो थोड़ी धूप है, शाम को 5 बजे के बाद और सुबह 8-9 बजे तक भयंकर ठंड पड़ती है। उस ठंड में ट्रैक्टर के आसपास रहना, ट्रैक्टर के नीचे रहना, चाहे अलाव जले या ना जले, दोनों स्थितियों में बहुत विकट स्थिति है। और हम लोग शायद घर में बैठकर हम आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं किसान ज़िद्दी हैं, क्यों बैठ गए, सरकार के प्रस्ताव क्यों नहीं मानते, उनके कंसर्न आप सुन रहे हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये हज़ारों लोग जो अलग अलग इलाकों में सीमा पर आकर बैठे हैं, शौक से कोई नहीं बैठेगा। ऐसे घर परिवार छोड़कर सड़क पर 26 दिन 25 दिन से बैठ जाए कोई, तो कुछ वजह होगी, उस वजह को भी सरकार को समझना चाहिए। अब क्या होता है, रास्ता क्या निकलता है, जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम ये रास्ता खुले, इसके लिए कोई रास्ता निकले। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।